हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जो अभी आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन है पार्ट 2 हिस्ट्री का सब्सिडी पेपर। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पहला क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हुमायूं की पराजय के कारणों का वर्णन करें। उत्तर, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन किया। इस अवधि में उसे बहादुर शाह तथा शेर शाह सूरी से दीर्घकाल तक संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे घोर असफलता का मुंह देखना पड़ा। 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। 15 वर्ष तक निर्वासित व्यक्ति के रूप में हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और इस काल में भारत में मुगल सत्ता का अस्थायी पतन हो गया। यद्यपि गद्दी पर बैठते समय हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वह इन कठिनाइयों पर काबू न पा सका और उसे घोर असफलताओं का सामना करना पड़ा। हुमायूं की पराजय के अनेकानेक कारणों में निम्नलिखित प्रमुख है। अधिकारियों का विश्वासघात। हुमायूं के शासनाधिकारी विश्वासघाती थे। जब शेर खां हुमायूं के लिए सिरदर्द बन रहा था तो उसने हिंदू बेग को दंड देने हेतु भेजा, परंतु उसने धोखा दिया और शेर खां द्वारा रिश्वत देकर अपनी ओर उसे मिला लिया गया। तत्पश्चात जब शेख जलील खां को इस कार्य हेतु भेजा गया तो उसे भी रिश्वत दे दी गई। फलतः शेख जलील ने हुमायूं और अपनी सेना की समस्त कमजोरियों को शेर खां को बदलता दिया। संदिग्ध पदाधिकारियों को पदच्युत न करना। हुमायूं को एक बड़ी त्रुटि यह थी कि पता चल जाने पर भी कि कौन पदाधिकारी या व्यक्ति स्वामी भक्त नहीं है, उसने उन्हें पदच्युत नहीं किया। उसने इन्हें उच्च पदों पर आसीन रहने दिया। यदि कभी उसने विश्वासघाती व्यक्ति को दंड देने का निश्चय किया तो उसके क्षमा मांग लेने पर उसे क्षमा कर दिया। भाइयों की सहायता प्राप्त न होना। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की पराजय का दूसरा महत्वपूर्ण कारण भाइयों की ओर से सहायता का अभाव था। वस्तुतः हुमायूं के भाइयों ने शेर खां के विरुद्ध उसकी सहायता नहीं की। कामरान की निगाह दिल्ली दरबार पर टिकी थी, अतः हुमायूं द्वारा सहायता मांगने पर भी कामरान द्वारा कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जो हुमायूं को स्वीकार नहीं थी। हिंदाल और अस्करी भी उसके लिए सिरदर्द ही थे। चौसा युद्ध के कुछ पूर्व ही हिंदाल ने आगरा में विद्रोह कर दिया और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शेर खां की सहायता की। मिर्जाओं का विद्रोह। हुमायूं की असफलता का एक अन्य कारण मिर्जाओं का विरोध था। अधिकांश मिर्जा धोखेबाज और स्वार्थी थे। मुसीबत के समय मिर्जाओं ने हुमायूं की सहायता करने के बजाय उसे बाधाएं पहुंचाई। मोहम्मद जम्मा मियाँ और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा सदैव उसे कष्ट देने हेतु तत्पर रहते थे। सैनिक दुर्बलताओं और सैनिकों का स्वामी भक्त न होना। हुमायूं की असफलताओं का एक अन्य कारण उसकी सैनिक दुर्बलता थी। उत्तर पश्चिम का प्रदेश कामरान के हिस्से में आया था। इस कारण समरकंद, काबुल आदि के वीर सैनिक उसकी सेना के बाहर हो गए। हुमायूं की सेना में दो प्रकार के सैनिक थे। प्रथमत बाबर के समय के वृद्धा सैनिक थे और द्वितीय नए रंगरूट थे, जिनके बल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। फिर भी हुमायूं की वीरता के कारण उसके सैनिक शेरशाह को अवश्य पराजित कर देते यदि वे विश्वासघात नहीं करते। उसके सैनिकों में स्वामी भक्त का अभाव था। चौसा युद्ध में भी उसके सैनिकों ने विश्वासघात किया, जिससे वीरता के साथ लड़ते हुए भी वह असहाय हो गया। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के बहुत से सैनिक युद्ध भूमि से भाग गए। हुमायूं की भूलें भी उसकी हार का मुख्य कारण थी। हालात की खबर रखते हुए भी गौर पर आक्रमण करने के बदले उसने चुनार पर आक्रमण कर दिया। उसे विजय के पश्चात वहां 8 महीने रहकर आमोद प्रमोद का जीवन बिताया। इधर शेरशाह को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश में हुमायूं ने इतना अधिक धन उपहार तथा भेंट में व्यय किया कि
राजकोषीय कोष रिक्त हो गया। इसके अतिरिक्त वह सदैव अपने कर्तव्य से विमुख रहा। उदाहरण स्वरूप गुजरात विजय के उपरांत वहाँ की व्यवस्था ठीक करने के बजाय दिल्ली वापस न आकर वहाँ से सीधे मालवा चला गया। डॉक्टर एस के बनर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं बादशाह में स्पष्ट लिखा है कि चौसा में उसकी पराजय मलेरिया वाले क्षेत्र बंगाल में अधिक समय तक रहने तथा शासन प्रबंध की ओर उदासीनता का यह प्रत्यक्ष परिणाम था। हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं भी उसकी पराजय का एक मुख्य कारण थी। उसने नेतृत्व का अभाव था और दृढ़ संकल्प की कमी थी। वह आमोद प्रमोद और वासना प्रेमी था। लिविंगस्टोन के अनुसार हुमायूं स्वभावतः महत्वाकांक्षी होने के बजाय आराम की ओर झुका हुआ था। वह कठिनाइयों से लड़ सकता था, किसी किले को जीतने के लिए उपाय सोचने में अपनी प्रतिभा भी दिखला सकता था, परंतु युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद वह लूटे हुए खजाने के उपभोग करने हेतु शांत बैठ जाता था। इसके अतिरिक्त अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण हुमायूं शेरशाह से कभी व्यवस्थित युद्ध नहीं कर पाया। उसे समय का एकदम ज्ञान नहीं था। एक के बाद दूसरा आक्रमण न करना या चुप बैठ जाना, यही उसके दो कार्य थे। यद्यपि उसने आक्रमणकारी नीति का अनुसरण किया, परंतु सुधार तथा संगठन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हुमायूं की कमजोरी की चर्चा करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि वह सदैव उदावला रहता था, उसमें दृढ़ता स्थिरता का अभाव था और शेरशाह के विरुद्ध उसकी पराजय का यही मुख्य कारण था। शेरशाह की सैनिक क्षमता कूटनीतिकता। शेरशाह एक अत्यंत ही वीर सैनिक तथा नीति कुशल था। उसकी चाल को हुमायूं कभी समझ नहीं पाया। अपनी प्रारंभिक काल में ही शेरशाह समझ गया था कि हुमायूं पर विजय प्राप्त करना कठिन है, अतः उसने हुमायूं को लिखा कि वह इसके अधीन एक शासक है। हुमायूं के नाम उसने कुतवा भी पढ़वाया और इसके नाम से सिक्के चलवाना भी स्वीकार कर लिया। सन्य अपनी चालाकी से मुगल सरदारों को रिश्वत देकर वह हुमायूं की समस्त कमजोरी जान गया। जब वह एक को दबाता तो दूसरा युद्ध करने हेतु तैयार हो जाता। इस प्रकार हुमायूं किसी से भी पूरी दृढ़ता के साथ नहीं लड़ पाता। शेरशाह केवल एक कुशल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि उसमें महान सैनिक प्रतिभा भी थी, जिसका पूर्ण परिचय उसने कनौज और चौसा युद्ध में दिया। संक्षेप में इस प्रकार शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की पराजय के अनेक कारण थे, जिन्हें उपयुक्त वर्णित कारण अग्रणी माने जा सकते हैं। बहुत हद तक अपनी पराजय के हुमायूं स्वयं ही उत्तरदायी था। अनेक गुणों के होते हुए भी उसकी कुछ कमजोरियां ही उसकी पराजय का मुख्य कारण बनी। हुमायूं के गुणों एवं खामियों की चर्चा करते हुए महान इतिहासकार लेनपुल ने ठीक ही लिखा है कि उसमें निरंतर प्रयत्न करने की योग्यता का अभाव था और क्षणिक विजय उपरांत वह अधिकांश समय आमोद प्रमोद में, स्त्रियों की संगति में अथवा अफीम के नशे में स्वप्न लोक में विचरण करने में व्यतीत करता था, जबकि उसके शत्रु अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे और साम्राज्य हड़पने की योजनाओं में संलग्न थे। स्वभावतः वह नम्र और दंड देने के समय क्षमा प्रदान करता था। वह सामाजिक था और युद्ध क्षेत्र में समय देने के बजाय भाषण देने आदि में व्यतीत कर देता था। उसका व्यक्तित्व तथा आचरण आकर्षक था, परंतु प्रभावोत्पक नहीं। व्यक्तिगत जीवन में वह प्रसन्नचित्त साथी और अनुपम मित्र था। उसमें अच्छे गुण विद्वान थे और उसने सदैव एक भले आदमी की तरह जीवन व्यतीत किया, परंतु एक शासक के रूप में वह सफल नहीं था। उसके नाम का अर्थ भाग्यवान था, परंतु उसमें अधिक अभागा कोई दिल्ली के सिंहासन पर आज तक नहीं हुआ। मैं इसका अगला क्वेश्चन बहुत जल्द लाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।